अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया कराची के अंदर दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है। खुदकुश धमाके के नतीजे में 3 चीनी शहरियों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और इसकी जिम्मेदारी दहशतगर्द और अलहदगी पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड ने कबूल कर ली है, जो पहले भी ऐसे कई मुतादिद हमलों में मुलविस रही है। मगर तशवीशनाक बात यह है कि पहली दफ़ा इस दहशतगर्द जमात की तरफ से एक खातून को खुदकुश हमला आवर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और इस दहशतगर्द तंजीम की तरफ से इसकी तस्वीर भी जारी कर दी गई है। जबकि ये खुदकुश हमला कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर किया गया, जहां तलबा को चाइनीज़ ज़बान और सकाफत से मुताल्लिक तालीम दी जाती है। और इस वाक़े की जो CCTV फुटेज सामने आई है वो दिल दहला देने वाली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि सफ़ेद हाईएस वैन चाइनीज़ स्टाफ को उनके हॉस्टल से जामे कराची के मुतालिका शोबे की तरफ लेके जा रही है, जबकि गाड़ी के अक़ब में मोटरसाइकिलों पर रेंजर्स एहलकार भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी दौरान बुरक़े में मलबूस इस शोबे के बाहर एक लड़की को खड़े देखा जा सकता है और जैसे ही गाड़ी इंस्टीट्यूट में दाखिल होने के लिए लड़की के करीब पहुंचती है, वो खुद को धमाके से उड़ा लेती है। धमाके से गाड़ी का सामने का हिस्सा बुरी तरह तबाह हो जाता है। गिरदो गुबार के साथ ही कैमरा बंद हो जाता है और गाड़ी में आग लग जाती है। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान के मुताबिक इस वाक़े में चाइनीज़ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और 2 असातिज़ा समेत ड्राइवर खालिद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि कराची पुलिस चीफ के मुताबिक जख्मी होने वालों में एक चीनी शहरी और रेंजर्स एहलकार समेत एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 3 से 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है और बड़ी मिकदार में स्टील बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया है। खुदकुश बमबार के जिस्मानी आज़ा और बुरक़े के हिस्से हासिल कर लिए गए हैं। अब अहम बात यह है कि दहशतगर्द तंजीम यानी BLA के मजीद ब्रिगेड की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो खतरनाक रुझान की निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि इस जमात की तरफ से हमलों के लिए मुतवातिर और मजीद खतरनाक ट्रेंड मुतारिफ किए जा रहे हैं। इससे पहले रमा साल फरवरी में इसी तंजीम ने बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 कैंप्स जो मुख्तलिफ मकामात पर थे उन पर हमला किया, जिसमें कम से कम 13 दहशतगर्द हलाक और 7 फौजी जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहा। मगर इस दहशतगर्द जमात की तरफ से हमले सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है। आज कराची यूनिवर्सिटी में चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया, जबकि इससे पहले जून 2020 में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया गया, जहां 4 हमला आवर मारे गए और इस हमले की जिम्मेदारी भी मजीद ब्रिगेड ने ही कबूल की। जबकि 2019 में इस ग्रुप ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मरकज गवादर शहर में PC होटल पर हमला किया, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 3 हमलावर मारे गए। जबकि इसी साल यानी 2018 को कराची में नवंबर में चीन के सिफारत खाने पर हमला किया गया, जिसमें 4 हमलावर पुलिस मुकाबले में मारे गए और इस हमले की जिम्मेदारी भी मजीद ब्रिगेड ने ही कबूल की। साथ ही अगस्त 2018 को बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में एक ट्रक पर हमला किया गया, जिसमें चीनी इंजीनियर सवार थे। इस हमले में भी 3 चीनी इंजीनियर समेत 5 अफराद जख्मी हुए। BLA की मजीद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की और बताया कि हमला आवर नौजवान रिहान था, जो मजीद ब्रिगेड के सरबराह असलम उस्ताद उर्फ असलम अच्छू का बेटा था। जबकि इससे पहले मुतादिद हमलों में यह दहशतगर्द ग्रुप मुलविस रहा है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, आज हमला आवर कौन थी, उसकी शनाख्त क्या है और बलूचिस्तान की इस तंजीम से हमलों में इतनी शिद्दत क्यों आ रही है, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन साहब मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले हमारे नुमाइंदे वाजिद बलोच के पास कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात हैं हमला आवर के हवाले से। वाजिद, बहुत शुक्रिया। पहले बताइएगा क्या आपके पास इस हवाले से मालूमात हैं? जी शाजिद साहब, मेरा ताल्लुक भी डिस्ट्रिक्ट कीच से है और जब ये मालूमात आना शुरू हुई कि जो खातून खुदकुश हमला आवर थी उनका ताल्लुक भी डिस्ट्रिक्ट कीच से है, तो इस हवाले से हमने तहकीकात की। हमने उनके ख़ानदानी ज़राए से मालूमात हासिल की हैं, उनसे ये बात साबित हुई है और इंडिकेट हुई है कि उन्हें अब तक इस हवाले से कोई इल्म नहीं है। वो इस हवाले से बिल्कुल लाइल्मी का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन जो मजीद ब्रिगेड ने तस्वीर जारी की है खातून की सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने उस तस्वीर को कंफर्म कर दिया है कि जी ये हमारे ही ख़ानदान से हैं खातून, लेकिन उन्होंने कब, कैसे और यूँ क्यों किया, इस हवाले से हमें कोई इल्म नहीं है। और जब हमने उनसे पूछा कि उन्होंने आखिरी दफ़ा तुरबत का जो केच डिस्ट्रिक्ट का इलाका है वहाँ कब आई और क्या मामला था, तो उन्होंने कहा कि वो 1.5 माह पहले ही जो है वो अपनी सिस्टर की शादी के लिए यहाँ आई थी और तकरीबन 6 माह पहले वो अपने हस्बैंड के साथ कराची शिफ्ट हुई थी फॉर फर्दर एजुकेशन, जिसमें वो खुद जो खुदकुश हमलावर थी वो MPhil कर रही थी और उनके शौहर खुद एक डॉक्टर हैं, वो डिप्लोमा या कोई मज़ीद कोर्स परसू कर रहे थे इस मामले के अंदर। तो जब हमने उनके फैमिली ट्री को जांचने की कोशिश की, देखने की कोशिश की कि उसमें कोई ऐसा लिंक मौजूद है उनके भाइयों में या उनकी फैमिली के अंदर जो सेपरेटिस्ट तंजीम से ताल्लुक़ रखता हो, तो ऐसा कोई लिंक हमें नहीं मिला। वो सारे के सारे जो भाई बहन हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके वालिद साहब जो हैं अब से
से कुछ अर्सा पहले बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी तुर्बत के रजिस्ट्रार रहे हैं। उनके एक भाई जो हैं वो तहसीलदार हैं और एक भाई जो हैं वो डिप्टी मैनेजर हैं वहीं बलूचिस्तान के अंदर। तो ये सारी की सारी मालूमात हैं इस हवाले से। अब तक जो है लॉ एंड इन्फोर्समेंट ने बाकायदा इसका ऐलान नहीं किया, इनकी शनाख्त का ऐलान नहीं किया कि वो खातून कौन थी, लेकिन हमारे मुख्तलिफ ज़राए हमें ये ज़रूर बताते हैं कि उनका ताल्लुक़, जो तस्वीर मजीद ब्रिगेड ने शेयर की है, उस खातून का ताल्लुक़ कीच डिस्ट्रिक्ट से था और वो ख़ुद भी एक गवर्नमेंट टीचर थी जो 6 माह पहले कराची में शिफ्ट हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। और जब हमने उनका हस्बैंड से रब्ता करने की कोशिश की तो उनका नंबर बन जा रहा था, उनके हवाले से कोई क्लू नहीं है। तो अब ये लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने कंफर्म करना है कि ये मामला क्या है और इसके पीछे जो शनाख्त हम बता रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं। और बट ये जो मजीद ब्रिगेड की तरफ से हमले हैं, ये एक ख़ास रुझान की तरफ इशारा कर रहे हैं जिस तरीके से ये ग्रुप ऑपरेट कर रहा है। जी शाजिब साहब, अगर हम देखें जो बलूचिस्तान में मुख्तलिफ अलीदगी पसंद ग्रोह जो ऑपरेट कर रहे हैं, इनका जो तरीक़ेकार है कार्रवाइयाँ करने का वो बहुत मुख्तलिफ है। मजीद ब्रिगेड जो इस वक्त फंक्शन कर रही है, कार्रवाई कर रही है, उनका सबसे बड़ा प्राइम टारगेट ये है कि जो भी हमला आवर होगा उसे ज़िंदा बच के वापस नहीं आना, उसे उस टारगेट को नुकसान पहुँचाकर, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाकर वहीं पर ख़ुद को या तो खुदकुशी करनी है या तो जो है लॉ एंड इन्फोर्समेंट के एहलकारों से झड़प करते हुए, लड़ते हुए ख़ुद को मरवा देना या हिलाक होना है। तो ये इनका तरीक़ेकार रहा है। जबकि हम दीगर अलीदगी पसंद ग्रोह हैं वो मुख्तलिफ तरीके से ऑपरेट करते हैं। वो गोरिल्ला वारफेयर में ज़्यादा यकीन करते हैं, यानी हिट करके वो दोबारा भाग निकलने की कोशिश करते हैं, मगर इनका तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये तरीका जो इनिशिएट करवाया था वो असलम अच्छू, अगर आपको याद होगा, जो इस ग्रुप के सरबराह हैं जिन्हें 2018 में वो एक हमले में अफ़गानिस्तान में मारे गए थे, उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन अब ये मामला सिर्फ यंग स्टूडेंट्स, जो मेल स्टूडेंट्स हैं, उन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि फ़ीमेल सुसाइड बॉम्बर को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है इस दहशतगर्दी की कार्रवाई में, जो एक बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड नज़र आता है। हमारे साथ कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन साहब भी मौजूद है। गुलाम नबी मेमन साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक खातून को इस्तेमाल किया गया एक अलहदगी पसंद तंजीम की तरफ से एक खुदकुश धमाके में। आपके अभी तक क्या तहकीक कर पाए हैं, क्या मालूमात हैं? थैंक यू शासिब साहब। ये आज का इंसिडेंट जो हुआ यकीनन अफसोसनाक है और हम समझते हैं कि जिस तरह की प्रिपेयर्डनेस थी और सिक्योरिटी का स्टेटस था यहाँ पे, उसको इसने डिस्टर्ब किया है। और जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि 2018 में यहाँ पे पहले इंसिडेंट हुआ चाइनीज़ काउंसलेट पे, उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ये इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद ये काफ़ी टाइम के बाद ये इस तरह का अटैम्प्ट हुआ है। तो मैं जब इसको देखता हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में कि जब सिक्योरिटी के इदारे, पुलिस डिफरेंट तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं और उसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स को न्यूट्रलाइज़ कर रहे होते हैं, तो वो काफ़ी बड़ा नंबर है। लेकिन इस दफ़ा वो कामयाब हो गए और उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि एक वहाँ के स्टूडेंट को यूज़ किया, जो प्रॉबेबली अभी जिस तरह की हमारे पास इत्तला आ रही है कि वहाँ की वो स्टूडेंट थी और उनको यूज़ करके उन्होंने इस तरह की अटैम्प्ट की है। ये कैसा आपको आइडिया होगा कि कराची यूनिवर्सिटी में ये वाल्ट स्टेटस है कि वहाँ पे अंदर जितने भी लोग जाते हैं वो 4 गेट के ज़रिए से जाते हैं। तो इसके बारे में अभी मज़ीद हम मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे ये सारा असला पहुँचा और किस तरह से एक्सप्लोसिव वहाँ पे पहुँचा और जिसको इसने यूज़ किया। अच्छा, इसके हवाले से कुछ इतलात थी कि ये जो हैं इस तरीके का भी एक हमला कर सकते हैं, क्योंकि हमने माजी में तो ये देखा है, जिसका वालिद भी जिक्र कर रहे थे कि ये हमला करते हैं और इस नियत से करते हैं कि जो हमलावर है उसने वापस नहीं जाना है, मगर खातून का इस्तेमाल किया जाना, इस किस्म की कोई इंटेलिजेंस इतलात थी कि यहाँ तक भी ये ग्रुप कर सकता है? जहाँ तक इन चाइनीज़ का ताल्लुक़ है जो वहाँ पे रहते थे, यस, उसके बारे में ये डेंजरस मतलब डेंजर था कि इनके सिक्योरिटी के रेफरेंस से बंदोबस्त किया जाए। आप देखें आज उनके साथ सिक्योरिटी थी, हालांकि ये वहीं पे रहते हैं और कोई अगर डिस्टेंस देखें उनकी रेजिडेंस का और जहाँ पे वो पढ़ाते थे तो कोई किलोमीटर 1.25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सिक्योरिटी दी गई थी।
तो ये चीज़ थी, हमें इन्फॉर्मेशन थी कि भाई जहाँ पे भी चाइनीज़ इस तरह के रहते हैं तो उनको ख़तरा हो सकता है, और इनके लिए तो स्पेसिफ़िक भी हमारे पास एक इंटेलिजेंस थी। लेकिन ये कि इस तरह के कि भाई कोई किसी लेडी को यूज़ करेंगे और सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे, ये हमारे पास इत्तला नहीं थी। बहुत शुक्रिया। गुलाम नबी मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो बता रहे हैं इस हवाले से तहकीकात भी जारी हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक के बाद एक मुबैना स्कैंडल की खबरें सामने आ रही हैं जो इमरान खान से बराह रास्त जुड़ रही हैं और उनके इमेज को मुतासिर कर रही हैं। तोशाखाना केस सामने आया, फिर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने करोड़ों रुपए लेकर पंजाब में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स की और फिर वो बैरून मुल्क चली गई। फिर खबर आई कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में 3 सालों में फराह बीबी के असासों में कई गुना इजाफा हुआ। 23 करोड़ के असासे बढ़कर 97 करोड़ रुपए हो गए। ये बात इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि फराह खान ही के घर पर इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह हुआ और फराह खान उनकी करीबी दोस्त हैं, अक्सर उनके साथ दिखाई भी दी। अब फराह खान के हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं जिसके मुताबिक न सिर्फ फराह खान और उनके शौहर के असासों में इमरान खान के दौर में हुकूमत में इजाफा हुआ बल्कि उनके ख़ानदान के दीगर अफराद के असासों में भी इजाफा हुआ और वो उनकी ज़राए आमदनी के मुताबिक नहीं हैं। द न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली फ़खर दुरानी की खबर के मुताबिक दस्तावेज़ात से मालूम होता है कि फराह खान और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर ने तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में करोड़ों रुपए मालियत के तोहफों का लेन देन किया और इस दौरान उनके असासों में भी गैर मामूली इजाफा देखने में आया जो उनके ज़राए आमदनी के मुताबिक नहीं है। इमरान खान की हुकूमत में फराह खान और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर के साथ साथ उनके ख़ानदान वालों के असासों में भी गैर मामूली इजाफा हुआ और ये इजाफा भी ख़ानदान की जाहिर करदा आमदनी से मुताबिकत नहीं रखता। इसके अलावा 2019 में फराह खान और उनके शौहर ने मुबैना तौर पर एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा भी उठाया। खबर के मुताबिक फराह खान ने 2019 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 32 करोड़ 87 लाख रुपए जाहिर किए जबकि उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 2 करोड़ रुपए डिक्लेयर किए। इस हवाले से जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एहसन जमील गुज्जर से जब पूछा गया तो उन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम से मुताल्लिक कहा कि इस हवाले से उनके अकाउंटेंट को पता होगा। एमनेस्टी से आपने फ़ायदा उठाया था आपने या आपकी वाइफ? वो मैं अपने जो हैं हमारे अकाउंटेंट्स उनसे कंसल्ट करके जवाब दे सकता हूँ। अगर कोई लीगल चीज़ है तो फ़ायदा ज़रूर हमने उठाया होगा, इल्लीगल काम हमने कोई नहीं किया। और फ़खर दुरानी की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जब फराह खान और उनके शौहर के असासों में बेपनाह इजाफा हो रहा था तो उसका फ़ायदा फराह खान की बहन के अलावा एहसन जमील गुज्जर के वालिद चौधरी मोहम्मद इकबाल को भी हुआ जिन्हें 2020 में उनके पोते यानी एहसन जमील गुज्जर की पहली बीवी के साथजादे ने 31 एकड़ की कीमती इराजी दी। इसके अलावा इमरान खान की हुकूमत में चौधरी मोहम्मद इकबाल के असासों में भी 10 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। जब द न्यूज़ ने इस हवाले से चौधरी मोहम्मद इकबाल से सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि तोहफे में दी गई ज़मीन दरअसल उनकी आबाई जायदाद है जो उनके पोते ने उन्हें वापस दी है। अहम बात यह है कि चौधरी मोहम्मद इकबाल का ताल्लुक नून लीग से है और फराह खान के बैरून मुल्क जाने के बाद 6 अप्रैल को फराह खान और उनके शौहर यानी अपने बेटे से लाताल्लुकी का उन्होंने इजहार किया था। कोई तल्लक नहीं है ना कोई रिश्ता है, मेरा बेटा ज़रूर है वो, लेकिन जब उसने ये बगावत करके एक शादी की है उसके बाद मेरा उनका कोई तल्लक, ना मैं उसको बहू तस्लीम किया है, ना वो मेरी बहू है, ना मैंने वो जितने भी इक़्तिदार में रही मैंने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा। मगर फ़खर दुरानी की खबर के मुताबिक चौधरी मोहम्मद इकबाल ने अपने बेटे एहसन जमील गुज्जर को 2020 में ही 50 मिलियन यानी 5 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। चौधरी मोहम्मद इकबाल जो फराह खान और अपने बेटे से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में उनके असासों में भी गैर मामूली इजाफा देखा गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक 2016 में मोहम्मद इकबाल ने 15.8 मिलियन यानी 1 करोड़ 58 लाख रुपए के असासे डिक्लेयर किए जिसमें गुजरावाला में मौजूद 4 एकड़ की जमीन भी थी जबकि 2017 में उन्होंने 15.9 मिलियन यानी 1 करोड़ 59 लाख रुपए के असासे जाहिर किए जिसमें वही जमीन शामिल थी जो उन्होंने 2016 में डिक्लेयर की थी। इसी तरह 2018 में मोहम्मद इकबाल ने 1 करोड़ 61 लाख रुपए के असासे डिक्लेयर किए और हैरानकुन तौर पर 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले साल ही में उनके असासों में बेपनाह इजाफा देखा गया और 2019 में मोहम्मद इकबाल ने 67 मिलियन यानी 6 करोड़ 70 लाख रुपए के असासे डिक्लेयर किए और इसी तरह चौधरी मोहम्मद इकबाल के जो असासे 2016, 2017 और 2018 में 16 मिलियन यानी 1 करोड़ 60 लाख रुपए के करीब थे, वो 2020 में 113.5 मिलियन यानी 11 करोड़ 35 लाख रुपए तक पहुंच गए। फ़खर दुरानी की खबर के मुताबिक दस्तावेज़ात से मालूम होता है कि फराह खान और उनके शौहर के असासे और उनका लाइफस्टाइल उनके जाहिर करदा ज़राए आमदनी से मुताबिकत नहीं रखता। एहसन जमील गुज्जर ने 2016, 2017 और 2018 में अपने टैक्स रिटर्न्स ही फाइल नहीं किए थे। एहसन जमील गुज्जर ने 2020 में जब अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए तो 217 मिलियन यानी 21 करोड़ रुपए के असासे जाहिर किए जिसमें से 5 करोड़ 70 लाख रुपए बिजनेस कैपिटल के तौर पर जाहिर किए। फिर उनके असासे बढ़कर
248 मिलियन यानी 24 करोड़ रुपए तक पहुंच गए, जिसमें से 70 मिलियन यानी 7 करोड़ रुपए बिजनेस कैपिटल के तौर पर डिक्लेयर किए गए। और सिर्फ यही नहीं, खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद 2017 से 2021 के दौरान फराह खान के असासों में 4 गुना इजाफा हुआ और वो 23 करोड़ रुपए से बढ़कर 97 करोड़ रुपए हो गए। एहसन जमील ने 2020 में अपनी बीवी फराह खान को 50 मिलियन रुपए यानी 5 करोड़ रुपए तोहफे के तौर पर और 145 मिलियन यानी 14.5 करोड़ रुपए लोन के तौर पर दिए और इन पैसों यानी 19.5 करोड़ रुपए ज़राए का कुछ नहीं बताया गया। इसी तरह एहसन जमील गुज्जर को भी 79 मिलियन यानी 7 करोड़ 90 लाख रुपए के तोहफे मिले, लेकिन ये किसने दिए और क्यों दिए, इस हवाले से तफसीलात मौजूद नहीं हैं। खबर के मुताबिक फराह खान ने 2021 में अपने भाई शफीक खान को 21.2 मिलियन यानी 2 करोड़ 12 लाख रुपए बतौर कर्ज दिए, मगर मोहम्मद शफीक ने 2018 से टैक्स रिटर्न्स ही फाइल नहीं किए। खबर के मुताबिक सिर्फ यही लोग नहीं हैं जिनके असासों में तहरीक इंसाफ के दौर में बेपनाह इजाफा हुआ, बल्कि फराह खान की बहन मुसर्रत खान के असासों में भी इजाफा हुआ। खबर के मुताबिक 2016 में फराह खान की बहन मुसर्रत खान ने 39.65 मिलियन यानी 3 करोड़ 96 लाख रुपए मालियत के असासे दायर किए थे, जिनमें लाहौर में 2 प्रॉपर्टी शामिल थीं। 2017 में उनके असासों की मालियत 54.8 मिलियन यानी 5 करोड़ 48 लाख रुपए तक पहुंच गई, जिसमें कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रिहायशी प्रॉपर्टी शामिल थी। और इसी तरह 2018 में उनके असासों में कोई फर्क नहीं आया। 2019 में मुसर्रत खान के असासे 5 करोड़ 48 लाख रुपए से कम होकर 54.1 मिलियन यानी 5 करोड़ 41 लाख रुपए हो गए, लेकिन फिर अचानक 2020 में उनके असासे बढ़कर 129.5 मिलियन यानी 12 करोड़ 95 लाख रुपए हो गए। और इस अरसे में मुसर्रत खान ने लाहौर के LDA सिटी में 5 मरले के 15 रिहायशी प्लॉट्स भी खरीदे, 62 लाख रुपए की एक गाड़ी डिक्लेयर की और लाहौर में ही एक और पोश इलाके में 2 केनाल के 2 रिहायशी प्लॉट्स भी खरीदे। इसी तरह मुसर्रत खान ने 2020 और 2021 में 8 करोड़ 40 लाख रुपए की बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस भी हासिल की, हालांकि उनका बैरून मुल्क कोई भी डिक्लेयर्ड असासा या बिजनेसेस नहीं हैं। उनके असासों की तफसीलात के हवाले से जब द न्यूज़ ने उनसे रब्ता किया तो मुसर्रत खान ने जवाब दिया कि मेरी तमाम ज़राए आमदनी कानूनी है और मेरे तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, जबकि एहसन जमील गुज्जर ने इस हवाले से भेजे गए सवालात का कोई जवाब ही नहीं दिया। इसके अलावा प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एहसन जमील तस्लीम कर चुके हैं कि उनके पास 19 गाड़ियां थीं। आज जो एक्साइज रिकॉर्ड सामने आया है उसके मुताबिक एहसन साहब, फराह खान और आपके नाम पर 19 गाड़ियां हैं, जिसमें 2 पोर्श हैं और 12 इसके अलावा और गाड़ियां भी हैं। हमारे नाम पर है ना, तो हम तो खुद ओन कर रहे हैं उनको, और ये आज की नहीं है। आप इनकी जरा डेट्स पढ़ लें कि कब कब की बुकिंग हुई है इनकी और ये कब की है। जो पोर्श की आप बात कर रहे हैं मेरा ख्याल 15 मॉडल है, 2013 और 15। 2013 की तो बेच कर हमने 15 वाली ली थी, वो अभी उस बंदे ने अपने नाम ट्रांसफर नहीं कराई। पोर्श हमको आज की नहीं चला रहे। और 15 में जो रजिस्टर हुई है उस वक्त इमरान खान साहब ना वजीर आजम थे, ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। ये चीजें डिक्लेयर्ड है भाई। आपने कहा रियल एस्टेट का काम है, गाड़ियों का तो नहीं। 19 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं आप लोगों के नाम पर, क्या वजह क्या है 19 गाड़ियों की? हमें चाहिए तो हमने ली है ना, कि जुर्म है 19 गाड़ियां लेना। नहीं नहीं, बिल्कुल जुर्म नहीं। मैं पूछना चाह रहा था कि गाड़ियों के कारोबार में भी तो नहीं, आप क्यूरियस हूं मैं। 19 गाड़ियां होती नहीं है ना आम लोगों के पास। ये गाड़ियां हम चलाते हैं। मगर फ़खर दुरानी की खबर के मुताबिक ये गाड़ियाँ एहसन जमील गुज्जर ने टैक्स रिटर्न्स में जाहिर नहीं की और सिर्फ एक गाड़ी की 2 किस्तें जाहिर की हैं। इसके अलावा फराह खान के बैरून मुल्क जाने के बाद तस्वीर सामने आई जिसमें वो जेट तैयारे में बैठी हुई हैं। इस जेट तैयारे के बारे में जब एहसन जमील गुज्जर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जेट तैयारा तो किसी का भी हो सकता है, सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। मुजदार चीफ मिनिस्टर का जेट है या प्राइम मिनिस्टर का जेट है या गवर्नमेंट के किसी और अदारे का जेट है, तो आप पूछ सकते हैं किसका जेट था? प्राइवेट जेट पे जाएं, साइकिल पे जाएं, कार पे जाएं। नहीं, वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, प्राइवेट जेट है वो? जिसका भी जेट है, जेट किराए पे मिल जाता है, जो मर्जी ले ले। गवर्नमेंट का वो जेट नहीं है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, जो कि सुसर हैं फराह खान के, रुकने पंजाब असेंबली हैं नून लीग से। साथ ही जो हम आपको स्टोरी बता रहे थे वो फ़खर दुरानी साहब ने की है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, सबसे पहले ज़ाहिर आप एक वीडियो में कह चुके हैं कि आपका अपने बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है जब से उन्होंने दूसरी शादी की, तो ये जो आपको ज़मीन मिली वो 458 केनाल, वो जो एहसन जमील गुज्जर साहब हैं उनकी जो पहली बीवी से साहबजादे हैं उनसे मिली, और क्या आपके उनसे ताल्लुकात हैं या एहसन जमील साहब के भी उनसे ताल्लुकात हैं अभी तक? जी, ये जो मेरा बेटे की पहली बहू है ना, वो हमारी बड़ी करीबी अजीज़ा है, मेरी बेटियों की तरह है। बहू कम और बेटी ज़्यादा है। उनके बच्चों की भी सारी मैं सरपरस्ती करता हूँ, उसकी भी सरपरस्ती शुरू से करता हूँ। तो उनके साथ तो हमारा बिल्कुल, मेरे पोते पोतियाँ हैं, मेरी बहू है, उनको मैंने पूरा तरह, हमारी फैमिली है, तो उनके साथ हमारा बिल्कुल घरेलू तल्लक है।
बाकी रहा ना जो जहाँ तक दूसरी बात आप करते हैं, दूसरी शादी जब से उसने किया है, मैंने उस शादी को ना कबूल किया है, ना उसको बतौर बहू कबूल किया है, ना हमारी फैमिली में कहीं पे आना जाना है, किसी शादी में, किसी गमी में उस खातून का हमारे घरों में आना जाना बिल्कुल नहीं है, कतई तल्लक रखा है। और एक बात मैं और आपको बता दूँ खान साहब कि जब ये पीटीआई की हुकूमत आई है तो उसी वक्त मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरांवाला में अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे प्रेस को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कहेंगे तो मैं आपको उसकी वो कापी भी भेज दूंगा कि भाई मैंने उसके बीबी के साथ कोई तल्लक नहीं रखा हुआ, ना मेरा कोई किसी किस्म का तल्लक है, ना कोई सियासी, ना कोई माली, ना किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। अच्छा, अगर मेरा ज़रूर है उसने अगर ऐसा है तो मुझे फिर ये बताइए कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद फरा बीबी के, इसके अलावा उनकी बहन के, उनके भाई के, आपके साहबजादे के जो असासे उनमें इजाफा हुआ, उसी तरह आपके असासों में भी इजाफा हुआ। जो 2018 तक 1 करोड़ 60 लाख डिक्लेयर थे वो 11 करोड़ 35 लाख हो गए 2020 में। ये कैसे हो गए? मेरी बात सुने ना, मेरे असासों में इजाफा नहीं हुआ बल्कि कमी हुई है। मेरे असासे जो है, मैंने जो अपने वालिद से चीज़ें इनहेरिट की हैं ना, मेरे पास वो हैं और वो अल्लाह के फजल से बड़ी कीमती है। ये जो आपकी ज़मीन की बात करते हैं, ये मेरी ज़मीन थी, मैंने अपने बेटों को दी, इस बेटे ने आगे अपने मेरे पोते को दे दी। पोता मुझे कहने लगा जी मेरे से ज़मीन संभाली नहीं जाती दादाजी, मैं कोई और काम करना चाहता हूँ, ये आप वापस ले लें। वो मुझे वापस दे गया। ये हमारा घरेलू डोमेस्टिक मामला है। इनहेरिटेड ज़मीन मेरे से इनहेरिट की है उन्होंने, इसमें से ना हम किसी से ख़रीदी है, ना हमने किसी से ली है, ना कोई उस बीबी के किसी ख़ानदान के ज़मीन से कोई तल्लक है। सब मगर अगर ऐसा है और आप ये कहते हैं कि जो एहसन जमील गुज्जर है जब से उन्होंने दूसरी शादी की आपका उनसे भी ताल्लुक नहीं है, तो फिर 2020 में ये ज़मीन आपको उनके पहली बीवी से जो साहबजादे हैं वो देते हैं और आप 2020 में ही अपने बेटे एहसन जमील गुज्जर को 5 करोड़ रुपए देते हैं तोहफे में। नहीं, बेटा मेरा जब कभी आ जाए सलाम कर लेता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी उससे सलाम दुआ ही नहीं है, कभी सलाम कर ले तो मैं उसको सलाम कबूल कर लेता हूँ, लेकिन मैंने उससे कोई ज़्यादा तल्लक नहीं रखा हुआ। मेरा सियासी प्रोग्राम में वो कभी शामिल नहीं हुआ, कभी किसी इलेक्शन में किसी ने उसको नहीं कभी देखा। वो अपना काम करता है, काम से काम रखता है, मुझे सलाम करता है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मतलब ये सिर्फ सलाम दुआ में 5 करोड़ रुपए कौन देता है तोहफे में 2020 में? मेरी बात सुन ले ना, 5 करोड़ रुपया जो ना वो चाहिए था मेरे इन पोते पोतियों को, तो मैंने उसको कहा भी अगर आपको चाहिए, उनके लिए चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। ये बात है। कौन से पोते पोती? पहली बीवी से जो है पोते पोती या दूसरी बीवी से? पहले बीवी से। दूसरी बीवी से मुझे पता ही नहीं है ना, मुझे पता है तो पहली बीवी से जो पहली बीवी है ना उनके जी पहली बीवी से जो पोते पोती है उनसे तो आपका डायरेक्ट खुद ताल्लुक है ना। आपने पोते से कुछ 450 कनाल जमीन ले ली तो खुद उनको पैसे भी दे सकते थे। या आपको एहसन जमील गुज्जर को क्यों देने थे 5 करोड़ रुपए के तुम अपने बेटे को दे दो? वो तो आपका ज़ाती ताल्लुक है। नहीं, उसने मुझे कहा कि उनको ज़रूरत है। मैंने कहा उनको ज़रूरत है तो आप ले जाओ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो आप ही उनकी देखभाल करते हैं, आप कह रहे हैं आप डायरेक्ट नहीं दे सकते थे। मेरी बात सुने ना, डायरेक्ट वो बच्चे हैं उन्होंने नहीं अपने उसको अपने फादर को कहा होगा, वो मेरे पास आ गया, वो आते तो उनको ही मैं दे देता, कोई ऐसा मसला नहीं था। वो आप भी मांगे तो उनको मैं दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। वो हमारा घरेलू मामला है। तो ये जो बाकी बात रहेगी, इस खातून को अगर मैंने एक्सेप्ट करना होता तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप सियासी लोग हैं, वो सियासी तौर पे बड़ा ऊंचा उसका मकाम हो गया, फलां हो गया। मैंने कहा मैं 85 से असेंबली में हूँ, मैंने कई हुकूमतें आते जाते देखी हैं, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि हुकूमत पे बंदा आ गया उसको आप कबूल कर लो, मैं इस तरह के काम नहीं करता। तो मैंने उसके तल्लक नहीं रखा। मैंने को उससे फ़ायदा उठाना होता तो मैं उसके साथ तल्लुकात रखता, उसको एक्सेप्ट कर लेता। बस अब देखिए फरा साहिबा है नहीं, इसलिए हमें नहीं पता कि उन्होंने भी आपको कबूल किया था या नहीं किया था। वन साइडेड वर्जन है जो आपका आ रहा है, हमने उनको भी बुलाने की कोशिश की, हो सकता है उन्होंने भी आपको ना कबूल किया हो। तो ये जो फाइनेंशियल फायदा है जो आपके असासे बढ़े हैं, आप कह रहे हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं है। 2020 में आपने अपने बेटे को 5 करोड़ दे दिए, उनके बेटे से पहले जमीन ले ली, उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। आप बेनिफिशियरी नहीं है सारी की सारी एपिसोड के जो आपके असासे बढ़ रहे थे। नहीं, मैं बेनिफिशियरी किस तरह हूँ? वो मैं कह रहा हूँ वो मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, उनसे मैं कुछ ले लूँ, कुछ मैं दे दूँ तो वो तो मेरा हक बनता है बड़ा होने के नाते से। इनसे तो मैं कह रहा हूँ मेरे तल्लुकात हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं सरपरस्ती करता हूँ, उनको पालता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। ऐसी कौन सी बात है? बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी है चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब की। फ़खर दुरानी आपकी स्टोरी है और आपने बहुत ही तफसील से ज़ाहिर इसमें चीज़ें बयान की हैं, क्योंकि हम जब शहजाद इकबाल को इंटरव्यू दे रहे थे, खुद एहसन जमील गुज्जर साहब तो वो कह रहे थे मेरा तो सारा का सारा डिक्लेयर्ड है, हम डिक्लेयर ही क्यों करते अगर कोई मसला होता। आपकी स्टोरी कहती है उन्होंने एमनेस्टी भी ली थी, उस प्रोग्राम में उन्होंने एमनेस्टी का सवाल पूछने पर कहा जवाब नहीं दिया था वाज़ेह तौर पर। तो ये सब अगर डिक्लेयर्ड है तो आपको लग रहा है लिजिट है, और जो उनके वालिद साहब भी अभी कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, या आपको लगता है कि मामलात ख़राब हैं इस वक्त फाइनेंशियली जिसको ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे?
देखें शाहज़ेब साहब, हमने मुख्तलिफ़ कोर्सेस भी किए हैं ट्रेनिंग के हवाले से। जो फाइनेंशियल क्राइम में एक बहुत ही जो एक जिसे कहते हैं मशहूर एक टर्म है लेयरिंग की, ये जो अगर आप फ़रा खान के जो टैक्स के रिटर्न्स देखें या एहसन जमील साहब के देखें तो उसमें इन्होंने मुख्तलिफ़ गिफ्ट्स और लोन्स के उसमें मद में मुख्तलिफ लेयरिंग की हुई है, जो मुख्तलिफ ट्रांजेक्शंस हो रही हैं ताकि ये कम्प्लिकेट बनाते हैं, पैसे को ट्रेस ना किया जा सके। एक तो ये उसमें दूसरा जो एमनेस्टी की बात की आपने, फ़रा खान ने भी एमनेस्टी इस पर वो की और उसके अलावा एहसन जमील साहब ने भी की है, और दोनों ने जो इस एमनेस्टी की रीज़न बताई है कि ये इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेच के ये एमनेस्टी की अवेल की थी। तो उसमें बज़ाहिर जो है ये लग रहा है, लेकिन ये आगे जब टैक्स अथॉरिटीज़ इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो तभी पता चल सकता है कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम और जो सोर्स ऑफ फंड है वो लेजिटिमेट है या नहीं है। और सब क्योंकि ज़ाहिर है आपने बहुत सारे माजी में स्कैंडल्स किए हैं, आपके क्रेडिट पर बहुत सारी ऐसी तहकीक है जो ये साबित करती है कि आप एक बड़े तहकीकाती रिपोर्टर हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं कि अगर FBI तहकीकात करने जाता है, सब कुछ डिक्लेयर्ड है या फिर एमनेस्टी ली हुई है, तो इसमें से कुछ ऐसा साबित हो सकता है जो कि एसेट बियॉन्ड मीन्स हो या कुछ करप्शन को साबित करता हो? जी बिल्कुल, इसमें अगर मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। एक तो जैसे आपने शहजाद इकबाल साहब का प्रोग्राम का जिक्र किया है, उसमें भी एहसन जमील साहब ने ये इसको एक्सेप्ट किया था कि उनकी 19 गाड़ियाँ हैं जो इनकी यूज़ में है। अगर आप इनके टैक्स रिटर्न्स देखें तो उसमें एक गाड़ी भी इन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई, तो ये भी एक क्लियर कट कंसीलमेंट ऑफ एसेट में आ जाता है। उसके अलावा जो इनकी मुख्तलिफ सोर्स ऑफ फंड्स दिए गए हैं इसमें और मुख्तलिफ जो एसेट्स खरीदे गए हैं और उसके अलावा गिफ्ट्स और लोन का दिया गया है, कहीं पर भी ये इन्होंने मैंशन नहीं किया कि इनका सोर्स ऑफ फंड क्या है। तो ये तो जब अथॉरिटीज़ ट्रेस करेंगी। और दूसरा अगर आप देखें 2017 में इनके जो टोटल एसेट्स से 231 मिलियन थे, यानी कि 23 करोड़ रुपए थे, जो कि बढ़ के 3 सालों के अंदर अंदर 1 अरब रुपए के करीब पहुंच गए। लेकिन अगर आप इनका सोर्स ऑफ इनकम देखें और इनकी टोटल इनकम एनुअल देखें तो वो हार्डली 5 मिलियन से कहीं भी ऊपर किसी भी साल में वो क्रॉस नहीं कर रही। तो एक मिनिमम सोर्स ऑफ इनकम के साथ इतने ज़्यादा एसेट्स जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये जस्टिफाई करना पड़ेगा इनको टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने। और मुझे जो लगता है पर्सनली कि ये उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी निकलेंगी, क्योंकि मैंने जब ये इनकी सारी स्टडी कर रहा था डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो मैंने मुख्तलिफ टैक्स एक्सपर्ट से भी कंसल्ट किया और वो सब यही इस बात पे वो हैरान थे कि ये जब फाइलिंग हो रही थी तो उस टाइम FBI वाले क्या सो रहे थे, उन्होंने ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं वो डिटेक्ट क्यों नहीं की उस टाइम। ये जब कोई करेंगे इंडिपेंडेंट इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी तो होपफुली इस लगता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी की स्टोरी और फिर उनका मौक़िफ़ भी आपने सुना। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। हमने फ़रा बीबी को, ख़ुद एहसन सलीम गुज्जर साहब को, फ़रा बीबी की बहन को, भाई को, सबको मौक़िफ़ के लिए प्रोग्राम में दावत दी। वो जब भी चाहें इस प्रोग्राम में आकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं।